पेपर मैंने बनाना है, नूर फातिमा, पेपर मैंने तो नहीं बनाना है ना, मैंने चेक करना है। मैंने तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है। वैसे आपके नॉलेज में होना चाहिए, एक अच्छा एक टॉपिक है ना, आपको लॉ मेकिंग प्रोसेस समझना चाहिए। ठीक हो गया। बहुत सारे टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा जो कि पेपर्स में आएंगे आप, ठीक है। लेकिन अगर पेपर्स में आए भी नहीं तो आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। मैं आपके एक बेस बनाऊंगा, पूरे CSS के एक बेस बनाऊंगा इंशाल्लाह। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रहे थे। सो सबसे पहले मैंने आपको कंपोजिशन पढ़ाया था। कंपोजिशन में हमने 5 चीजें डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो। नंबर ऑफ जजेस, क्वालिफिकेशन, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, ओथ एंड रिटायरिंग एज। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट में जुडिशियल कमीशन होगा, वो एक नाम सेलेक्ट करेंगे और वो नाम देंगे पार्लियामेंट्री कमेटी को। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी मेजॉरिटी से उस बंदे का नाम कंफर्म करेंगे। ठीक हो गया। ये है आपका कंपोजिशन। अभी हम पावर्स डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स, और जूरिसडिक्शन पे तो लाजमी क्वेश्चन आता है। तो मैंने सबसे पहले एक बेस बनाना होता है ना स्टूडेंट्स का, ताकि उनको समझ आ जाए कि भाई लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, उनका काम क्या है। थोड़ा सा ये आपको एक बैकग्राउंड समझ आना चाहिए ना। अभी मैं आगे जाऊंगा, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो वो आपके लिए इजी होगा। फिर पावर्स में डिफरेंट पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। हम जल्दी जल्दी उसको डिस्कस करते हैं, फिर जूरिसडिक्शन की तरफ आएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें पेपर में आपके क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। अच्छा, सो डियर स्टूडेंट्स, हम पावर्स डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के पावर्स जो है वो आर्टिकल 186A से शुरू होता है। कोर्ट से एक केस ट्रांसफर कर सकता है दूसरे कोर्ट। मिसाल के तौर पर एक केस की प्रोसीडिंग, उसकी लिटिगेशन चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को ये फील हो कि इधर लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ सही नहीं होगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो लाहौर हाई कोर्ट से उस केस को ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट कर सकता है। एक कोर्ट से ट्रांसफर करना दूसरे कोर्ट, इसको कहते हैं पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस। बात समझ आ गई आप लोगों को ना? बताओ लैपटॉप के ना लेगी दाओ कार शुरू लेके के फिलहाल लेके हाँ ना दाओ आई फोन दादी की चलते रहे। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केस चल रहा था नेब कोर्ट सिंध में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट सिंध में उसके खिलाफ केस चल रहा था, और उस वक्त जस्टिस साकिब निसार साहब थे चीफ जस्टिस। तो उसने वो केस ट्रांसफर कर दिया रावलपिंडी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, अगर आपको याद हो। ये अभी रिसेंटली अभी जो फेक अकाउंट्स का केस चल रहा है ना, फेक अकाउंट्स का, वो मजीद ग्रुप और ये सारे,
तो उसका केस ट्रांसफर कर दिया सिंध अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से रावलपिंडी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। So this is the powers of Supreme Court to transfer cases. Number 1, ये पॉइंट समझ आ गया आपको? नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट केस ट्रांसफर कर सकता है। गुड। दूसरा, इसको यूं लिखे, जो इधर लिखा गया है इसको यूं हेडिंग दे, पावर की जगह अथॉरिटी लिखे। अच्छा, पावर की जगह अथॉरिटी लिखे। सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और डिक्रीज, उसको यूं लिखे, अथॉरिटी टू इशू पावर्स, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और डिक्रीज। जो मैंने हाईलाइट किए हैं उसको इसी तरह लिखे, लेकिन पावर की जगह अथॉरिटी लिखे, अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और डिक्रीज। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो किसी को भी डायरेक्शंस दे सकता है, किसी को भी ऑर्डर कर सकता है। डिक्रीज भी ऑर्डर को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी को भी ऑर्डर कर सकता है कि ये काम करे, तो उसने वो करना होगा। मिसाल के तौर पर एक पुलिस है, तो पुलिस को ऑर्डर किए सुप्रीम कोर्ट ने कि फलां बंदे को गिरफ्तार करे, प्रेजेंट करे, गिरफ्तार करके प्रेजेंट करे। या एफबीआर को, एफआईए को बताया कि फलां बंदे के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट कराए, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कराए। मिसाल के तौर पर फला डॉक्यूमेंट्स, अभी उन्होंने उस ऑर्डर को ओबे करना होगा। सुप्रीम कोर्ट किसी को भी ऑर्डर कर सकता है, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन दे सकता है कि ये काम इस तरह करे, तो उन्होंने वो काम उस तरह करना होगा। अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और डिक्रीज। ये पॉइंट समझ आया? कौन सा आर्टिकल है? सुप्रीम कोर्ट किसी को ऑर्डर कर सकता है कि ये काम करे, तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 187। आर्टिकल 187। गुड। इसके बाद है, इसको हम जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑफ ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसको इसी तरह लिखे जिस तरह लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है कि वो अपनी जजमेंट की रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 188। मिसाल के तौर पर अपने ऑर्डर्स की रिव्यू कर सकता है। अभी रिसेंटली याद होगा आप लोगों को, पीपल्स पार्टी के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उधर सिंध में, मुर्तजा वहाब, किसी ने ये न्यूज़ पढ़ा है? अभी रिसेंटली जस्टिस गुलजार अहमद ने उसको सस्पेंड कर दिया था, डिसमिस कर दिया था, और फिर अपनी जजमेंट की रिव्यू कर ली। दोबारा अपनी जजमेंट की रिव्यू कर ली, उन्होंने कहा कि उसको काम करने दे, छोड़ दी, उसको माफी दे दी उसको। तो देखिए, एक ऑर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस ऑर्डर को क्या कर दिया? रिव्यू कर दिया। या मिसाल के तौर पर किसी को सजाए मौत सुना दी सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर अपनी उस जजमेंट को क्या कर दिया? उसकी रिव्यू कर दी और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया। मिसाल के तौर पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स की, डायरेक्शंस, उसकी जजमेंट्स की रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 188। आर्टिकल 188। इसके बाद है डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स। आर्टिकल 189। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है कि उनके जो जजमेंट्स होंगे, उनका जो डिसीजन होगा, फैसला होगा, वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा रिगार्डिंग लॉ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली
फैसल वावड़ा को डिस्क्वालीफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास कौन से पावर्स होते हैं? आप किसी कोई मुझे बता सकता है? इलेक्शन कमीशन के पास कौन से पावर्स होते हैं? कोई मुझे बता सकता है? किस कोर्ट के पावर्स होते हैं? कौन से कोर्ट के पावर्स होते हैं उनके पास? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हाई कोर्ट के पावर्स। गुड, हाई कोर्ट के पावर्स। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई किया गया है फॉर लाइफ टाइम। फॉर लाइफ टाइम। कोई मुझे बता सकता है कि ये किस आर्टिकल के तहत डिस्क्वालीफाई हुए हैं दोनों? आप में से कोई मुझे बता सकता है? दोनों किस आर्टिकल के तहत डिस्क्वालीफाई हुए? आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। आर्टिकल 62 क्लास 1 और उसमें फिर सब क्लास F, ABCDEF। आर्टिकल 62(1)(f) जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई हुए फॉर लाइफ टाइम। अभी फैसल वावड़ा वो कितने अरसे के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ है? हाँ जी, कितने अरसे के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ है? ताहयात, फॉर लाइफ टाइम। वो भी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई हुआ। ऐसे नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया अंडर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत फॉर लाइफ टाइम, और इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट इसी आर्टिकल के तहत डिस्क्वालीफाई कर दे किसी को 5 इयर्स के लिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा। डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स, वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग रिगार्डिंग लॉ। बात समझ आ गई? अभी जो भी कोर्ट, हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, अगर किसी को इस आर्टिकल के तहत डिस्क्वालीफाई कर रहा है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, तो वो भी उसको डिस्क्वालीफाई करेगा फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट रखा है और सब कोर्ट्स ने उसको फॉलो करना है। बात समझ आ गई आपको? मैंने एग्जांपल दे दी। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा लॉ के हवाले से, एक दफा उसने एक फैसला दे दिया एक लॉ के ऊपर कि भाई इसकी ये सजा होगी मिसाल के तौर पर, तो वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है। नेक्स्ट, एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तमाम इदारे, खा वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशल हो, वो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करेगा। चैलेंज हो सकता है, आप उसको नहीं, कैसे चैलेंज हो सकता है? वो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट रखा है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करेगा तमाम एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाई थी पनामा केस के अंदर, JIT। अभी JIT का काम क्या होगा? JIT का काम होगा कि वो अपना रिपोर्ट पेश करे और इंक्वायरी करे और सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करे, उनकी एड मदद करे। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं कि वो किसी से भी हेल्प ले सकता है। एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 190। एंड लास्ट वन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट अपने लिए रूल्स बना सकता है।
मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाया कि हम किस टाइम सुबह आएंगे, किस टाइम जाएंगे, कौन से जजेस किस बेंच में होंगे और कौन से उसको सुनेंगे, कौन से केसेस को सुनेंगे। सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर उसको कहते हैं, आर्टिकल 191। सुप्रीम कोर्ट अपने लिए रूल्स वगैरह बना सकता है। कितने पावर्स हुए जो मैंने आपको बता दी, कितने पॉइंट्स हुए? शाबाश, 6 हो गए। 2-3 और बताता हूँ। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। लिख ले आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, पावर का लफ्ज बार बार रिपीट न करें कि पावर ऑफ सेफगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ मेकिंग रूल्स। आप उसकी जगह दूसरा लिखे, आप लिखे ड्यूटी ऑफ मेकिंग रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। वो है आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हाई ट्रिजन जिसको कहते हैं, गद्दारी, गद्दारी का मुर्तकिब होगा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा। ठीक हो गया? कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा। ठीक है, अब ये देखिए, हाई ट्रिजन, गद्दारी, आर्टिकल 6, और हेडिंग मैंने क्या बताया? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। Any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance, जो भी बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करेगा, उसमें चेंजेस करेगा या कुछ वक्त के लिए सस्पेंड करेगा, होल्ड्स इन अबेंस, और अटेम्प्ट्स या उसकी कोशिश करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करने, उसको उसमें चेंजेस करने, और कंस्पायर्स या उसकी साजिश करेगा, holds in abeyance the constitution by use of force के जरूरी है कि भाई मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ, और by any unconstitutional means या किसी भी तरीके से, shall be guilty of high treason, वो गद्दारी का मुर्तकिब हो। आर्टिकल 6 क्या है? गद्दारी। आगे क्या है इसमें? क्लास 2, एनी पर्सन एडिंग और abetting, जो बंदा उसकी मदद करेगा वो भी हाई ट्रिजन का मुर्तकिब होगा, गद्दारी का मुर्तकिब होगा। और इसमें फिर है आर्टिकल 2A, आर्टिकल 2A ये ऐड कर दिया कि जब भी इस तरह का एक्शन हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी उसको लीगल करार नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करे तो उस पे गद्दारी का मुकदमा लगाए। जैसे अभी रिसेंटली मुशर्रफ के खिलाफ फैसला है। बात समझ रहे हैं आप? So this is the responsibility of the Supreme Court under Article 6 of the Constitution of Pakistan to safeguard the Constitution. Whoever violates, whoever suspends, holds in abeyance, or subverts or make changes to the Constitution or attempts or conspires, he should be guilty of high treason, and the Supreme Court would declare him guilty. बात समझ रहे हैं आप? सो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा एक पॉइंट लिखे, ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। शाबाश, ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पावर्स है।
duty of protecting fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है कि वो इंडिविजुअल्स की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा अंडर आर्टिकल 184(3). लिख ले शाबाश। ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 184(3 बाद में बताऊंगा। आर्टिकल 184 और उसकी सब क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। और दूसरा एक पॉइंट है फंक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं। फंक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट के पावर्स है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ की तशरीह करे। कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है, एग्जीक्यूशन वो एग्जीक्यूटिव का काम है, कानून की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी का काम। बात समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? दीज आर दी, इसका आर्टिकल मेंशन नहीं, वो भी आर्टिकल 184 ही है, आर्टिकल 184(3) ही है। आर्टिकल स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, लेकिन जुडिशरी का काम ही इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? So these are the powers of Supreme Court in the Constitution of Pakistan. अभी आप आ जाएं jurisdiction की तरफ। jurisdiction, 3 तरह की jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की 3 तरह की jurisdiction है। आर्टिकल 184 से शुरू है। ये अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो आर्टिकल 184 क्या लिखा गया है? शाबाश, पहला लफ्ज बता दे। आर्टिकल 184 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और आर्टिकल 185 क्या है? आर्टिकल 185 एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। और आर्टिकल 186 क्या है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। ये याद होगा आप लोगों को कि नहीं? और ये 3 आर्टिकल्स याद होंगे आपको इसके, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा, सबसे पहले एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एडवाइस से निकला है। एडवाइस, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट एक कानून बना रहा है, एक कानून, और उस कानून में मसला है, वो चाहते हैं यार सुप्रीम कोर्ट से इस पे ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लो कि हम ये जो कानून बना रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है? तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट को कि इस मसले पे हमें अपना ओपिनियन दे, अपनी राय दे। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगा, अपना ओपिनियन देगा। इसको कहते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सिंपल है।
बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट को लीगल हेल्प की जरूरत है, पब्लिक इशू है और वो चाहते हैं यार सुप्रीम कोर्ट पे इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट से राय लेना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर लेगा, आमिना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर लेगा सुप्रीम कोर्ट को कि इस मसले पे हमें अपना ओपिनियन दे। सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देगा, अपने एडवाइस देगा, इसको कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। बाउंड है सुप्रीम कोर्ट, बाउंड, लेकिन जुरिस्डिक्शन इख्तियार है ना उनका, उनके इख्तियार है ओपिनियन देने के। कॉन्स्टिट्यूशनल वो है तो वो बाउंड है कि वो ओपिनियन देगा अपना, अगर प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, अच्छा, अभी रिसेंटली ये जो सेनेट के इलेक्शन हो रहा था ना, सेनेट का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दिया था। और जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा था कि ओपन बैलेट से कराया जाए या सीक्रेट बैलेट से, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे। उसने अपना ओपिनियन दिया था कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे जिस तरह करना। तो फिर सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से कराया गया। आपको याद होगा अभी रिसेंटली सेनेट के इलेक्शन हुआ। बहरहाल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जी क्लियर हो गया सबको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के नहीं? अच्छा, ओके, एक सेकंड, ओके, नो प्रॉब्लम। आप मौजूद भी नहीं हो तो हम जो है देख लिया, हो गया। हाँ, सबा हो गया। अच्छा, एक मिनट मैं कर लेता। ये मुझे किधर लिखा? अच्छा, इधर है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक ये मुझे इल्म नहीं था कि किधर जाना है। मैं तो आपको मैंने होस्ट बना दिया, ठीक है, गुड। सो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन समझ आ गया? एडवाइजरी, सुप्रीम कोर्ट अपने एडवाइस देगा। दूसरा है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, अपील से निकला है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम लोअर कोर्ट्स की अपील सुनेगा, ये उसके इख्तियार है। सबसे पहले आपका कोई केस है, कोई मुकदमा है, तो सबसे पहले आपको किधर जाना पड़ता है? सबसे पहले किधर जाना पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, फिर आप ऊपर जाएंगे हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट आपकी अपील सुनेगा, और फिर ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट, फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील सुनेगा। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट्स, फिर सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, एपेक्स कोर्ट। तमाम जितने भी कोर्ट्स, खा वो फेडरल शरीयत कोर्ट है, खा वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, खा वो नेब कोर्ट्स हैं, खा वो हाई कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, इलेक्शन कमीशन है उसके पास भी हाई कोर्ट के पावर्स है, जो भी है,
फिर आप उसको चैलेंज करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील सुनेगा। इसको कहते हैं एपेलेट जूरिसडिक्शन। इसमें इतना खास नहीं। लास्ट जो है वो है ओरिजिनल जूरिसडिक्शन। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊं। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन में कितनी क्लासेस है मुझे बता दे, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। नंबर 1, शाबाश, मुझे बता दे कितनी है। 3 क्लासेस है इसमें, शाबाश। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन में 3 क्लासेस है। क्लास 1, the Supreme Court shall, to the exclusion of every other court, इसमें दूसरा कोई कोर्ट शामिल नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, have original jurisdiction in any dispute between 2 or more governments. दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट्स के दरमियान एक डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व करेगा। क्लास 1 ये कहता है। मिसाल के तौर पर 2 गवर्नमेंट्स के दरमियान इशू है। अभी सिंगल नेशनल करिकुलम बना है रिसेंटली, सिंध गवर्नमेंट उसको नहीं मान रहा है, बलूचिस्तान, पंजाब और केपी उसमें शायद इम्प्लीमेंट हो चुका होगा कुछ न कुछ, जो भी। मिसाल के तौर पर सपोज पंजाब भी कहीं हम भी नहीं मानते इसको, सिंध का है हम भी नहीं मानते, बलूचिस्तान भी, केपी, कि भाई ये जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है ये तो प्रोविंसेस के पास है, ये तो सूबों के पास इख्तियार है। फेडरल को किसने अथॉरिटी दी है कि सिंगल नेशनल करिकुलम बनाए? उनके पास तो अथॉरिटी नहीं है। अभी ये क्या हुआ? डिस्प्यूट हुआ बिटवीन 2 और मोर गवर्नमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट्स के दरमियान डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा कि भाई ये किसका हक है, सूबे का हक है कि प्रोविंसेस का, प्रोविंसेस का हक है कि फेडरल गवर्नमेंट का हक। बात समझ आ रही है आपको? बहुत ईजी है। 2 वाटर का इशू है, झगड़ा है उसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर झगड़ा है, ट्रेड के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं 2 गवर्नमेंट्स के दरमियान। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व करेगा। 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट्स के दरमियान डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व। ये पॉइंट समझ आ गया? सिंध और बलूचिस्तान का इशू है, सिंध और पंजाब का कोई झगड़ा है, केपी और सिंध का है, केपी और पंजाब का कोई इशू है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व करेगा। क्लास 1। क्लास 2 ये कहता है कि वो जो जजमेंट हो गई, नीचे लिखा है, इन द एक्सरसाइज ऑफ द jurisdiction conferred on it by class 1 the supreme court shall pronounce declaratory judgment only. सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेटरी जजमेंट देगा। डिक्लेरेटरी मीन बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेटरी जजमेंट देगा। डिक्लेरेटरी मीन बाइंडिंग जजमेंट, दोनों के ऊपर बाइंडिंग हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंगल नेशनल करिकुलम के अख्तियार सूबों के पास है तो मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंगल नेशनल करिकुलम का अख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास है, उनको भी मानना पड़ेगा। बाइंडिंग हो, वो डिक्लेयर कर दे। ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले वो एक्सेप्टेबल होगा दोनों, जिसके हक में भी फैसला दे। And the last one, without prejudice to the provisions of Article 199. ये जुमला जो है ये मैं आपको बाद में बताऊं, ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 199 इसका क्या मतलब है। आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पावर्स है, वो सुप्रीम, इसका ये मतलब हुआ कि वो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी,
ये मुझे बताएं शाबाश, ये 3 चीजें मुझे बताते, रिपीट कर दे मेरे साथ। द सुप्रीम कोर्ट शल इफ इट कंसिडर दैट, ये क्या लिखा गया है ये बताएं मुझे, शाबाश, ये लफ्ज क्या लिखा गया है, दैट क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, मेरे साथ रिपीट करते जाए, with reference to the enforcement of any of the, ये क्या लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, fundamental rights conferred by chapter 1 of part 2 is involved. The Supreme Court, ये कामा के साथ, the Supreme Court shall have the power to make, ये क्या लिखा गया यार, to make, ये क्या लिखा गया ये बताएं मुझे, to make an order, ये सोमोटो है। अच्छा, सोमोटो बाद में बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और उससे फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट उस पे ऑर्डर कर सकता है। मिसाल के तौर, डियर स्टूडेंट्स, मिसिंग पर्संस का इशू, मिसिंग पर्संस, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, मफाहे आमा का मसला, आम लोगों की फलाह का मसला, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। मिसिंग पर्सन है, बहुत सारे लोग किडनैप हुए, अगवा हुए हैं, आप मुझे बताएं, आपसे पूछ रहा हूं, उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे कि नहीं? एक बंदा आपने अगवा कर दिया, मिसिंग हो गया, तो उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे ना, जाहिर बात है। आपने अनलॉफुली उसको डिटेन किया है, वो फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता, उसके ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए, उसको फ्री ट्रेल का हक नहीं है, तो उसके फंडामेंटल राइट्स मुतासिर हो गए। सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले सकता है। टू मेक एन ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट इस पे ऑर्डर कर सकता है, उस मसले को रिजॉल्व कर सकता है। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, एक बंदा है, उसकी पूरी बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही, बिजली पे, उसका पूरा बिजनेस बिजली पे चल रहा है। अभी स्टेट ने उसको राइट दी है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, आप ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है प्रोवाइड। अभी लोड शेडिंग, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, आम लोगों का मसला है, मफाहे आमा का मसला है, लेकिन उसने फंडामेंटल राइट्स क्या की है, इफेक्ट की है। If there is a question of public importance which violates the fundamental rights, सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर कर सकता है, एक्शन ले सकते, भाई बिजली क्यों नहीं है, रिपोर्ट ले आओ, बताओ क्या वजह है। मिसाल के तौर, या मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली ये साकिब निसार के दौर में आपको याद होगा, प्राइवेट स्कूल्स ने फीस बढ़ाया था, फी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था उन्होंने और फी बढ़ाया। अभी इससे जब फी बढ़ाया तो वालिदैन ने शिकवा किया कि हम अपने बच्चों की एजुकेशन की फी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं, इससे बच्चों की राइट टू एजुकेशन वो इफेक्ट हुआ कि नहीं फी बढ़ाने से? सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया, भाई ले आओ, क्यों तुम लोगों ने फीस बढ़ाए, मिसाल के तौर। सो क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए,
सुप्रीम कोर्ट उस पे एक्शन ले सकता है. This is the end of the question. What is the composition, powers and jurisdiction of Supreme Court? Composition में 5 चीजें हमने डिस्कस की. पावर्स में 9 पॉइंट्स मैंने बता दिए. पावर्स में. जूरिसडिक्शन में कितने पॉइंट्स बता दिए? शाबाश, मुझे बता दे कितने किस्म के जूरिसडिक्शन है? 3 तरह. मुझे शॉर्ट बताते जाए ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपको समझ आ रहा है. पहला कौन सा पढ़ाया मैंने? जूरिसडिक्शन. एडवाइजरी. एडवाइजरी क्या है और किस आर्टिकल के तहत है? सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन लेना. आर्टिकल 186. बिल्कुल. दूसरा क्या है? दूसरा एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन. और किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 185. और थर्ड कौन सा है? बिल्कुल. थर्ड कौन सा बताया मैंने? थर्ड है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कौन सा है? उसमें कितनी क्लासेस है? 3. क्लास 1 क्या कहता है? दो गवर्नमेंट्स के दरमियान डिस्प्यूट है या दो से ज्यादा गवर्नमेंट्स के दरमियान, सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगा. गुड. दूसरा पॉइंट ठीक हो गया. दूसरा पॉइंट है डिक्लेरेटरी जजमेंट. गुड, शाबाश. और तीसरा क्या है? उसमें 3 पॉइंट्स हैं. क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है. नहीं, वन या पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है, उससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है. ये 3 जुरिसडिक्शन समझ आ गए. दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट इज द कंपोजिशन, पावर्स एंड जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तीनों मैंने आपको पढ़ा दिए विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसी तरह आपको कॉन्स्टिट्यूशन बाय विद योर फिंगर टिप्स याद हो. आर्टिकल 175 से लेकर आर्टिकल 190 तक, 190 तक बल्कि 79, ये किसके हवाले से? सुप्रीम कोर्ट के पावर्स और ये सारे उसमें मेंशन है. अच्छा, ये क्वेश्चन खत्म हुआ. अभी दूसरा क्वेश्चन लिखे. शाबाश. व्हाट इज सो मोटो पावर्स? क्वेश्चन लिखे. व्हाट इज सो मोटो पावर्स? What are the positive implications of suo motu powers? What is suo motu powers? What are the positive implications? Or yeah, what are the advantages of suo motu powers?
अच्छा, मुझे एक मैसेज करने दे। सलाम सलाम। एक मिनट, एक बहुत मुअज़्ज़ज़ टीचर है मेरे की मैसेज आई है। फ्रॉम 20। एक मैसेज भी लिखना होता है तो थोड़ा सा गौर से। मैसेज कर लिया, चले एक मैसेज दूसरा करने दे। इतना जरूरी मैसेज है डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस मैसेज की इम्पोर्टेंस का अंदाजा नहीं। आपको इस मैसेज के इम्पोर्टेंस का अंदाजा नहीं। सोमोटो डिस्कस कर रहे थे, तो सोमोटो क्या है? सोमोटो मीन्स ऑन इट्स ओन मोशन। आवाज करो जितना पोस्ट हाँ अचरता दे रेवल मान जितना पोस्ट। अच्छा, सोमोटो मीन्स ऑन इट्स ओन मोशन। इसका क्या मतलब हुआ ऑन इट्स ओन मोशन? इसका मतलब ये हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपका कोई मुकदमा, कोई केस है, आप सबसे पहले किधर जाना पड़ेगा आपको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। उसके बाद किधर जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट्स। और उसके बाद किधर जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि तमाम जुडिशियल सिस्टम को वो बाईपास कर देता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को वो बाईपास करता है और वो केस डायरेक्टली अपने पास लेके आता। लेकिन कौन सा केस? जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो और उससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे। सुप्रीम कोर्ट उस पे, और टू मेक एन ऑर्डर, ये जो लफ्ज है ना, दिस इज सोमोटो। टू मेक एन ऑर्डर, दिस इज सोमोटो। Question of public importance
और उससे यस एजाज, और उससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पे ऑर्डर कर सकता है। अभी इसमें कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, मुझे 1 मिनट दे दे, जरूरी बात करनी है। मेरे बहुत ज्यादा काम होते हैं, चाहिए शुक्र करे आप लोगों को मैं टाइम दे सका। जाएगा, आज खुद नोटिस लिया जाएगा। अभी मैं आपको एक केस बता रहा था, ये मिसिंग पर्संस के केस था, तो जस्टिस फाइज ईसा ने उसके ऊपर सोमोटो ले लिया। और चीफ जस्टिस अभी रिसेंटली कौन थे? जस्टिस गुलजार अहमद थे, और जस्टिस फाइज ईसा ने उसके ऊपर सोमोटो ले लिया। तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया कि सिर्फ चीफ जस्टिस सोमोटो लेगा या और भी जजेस सोमोटो ले सकते हैं। फिर उस पे 3 जजेस का एक बेंच बना, 3 जजेस का, और उन्होंने फैसला दिया कि सिर्फ चीफ जस्टिस सोमोटो लेगा और जजेस सोमोटो नहीं ले सकते। पॉइंट क्लियर? अभी सोमोटो कौन ले सकता है? ओनली चीफ जस्टिस। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज पढ़े तो वो इस आर्टिकल में लिखा गया है कि द सुप्रीम कोर्ट शल, ये तो नहीं लिखा गया है कि द चीफ जस्टिस शल। तो ये जो फैसला है मेरे ख्याल में दिस इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया कि सिर्फ चीफ जस्टिस सोमोटो लेगा, इधर लिखा गया है द सुप्रीम कोर्ट शल, और सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस है, सब इस पे सोमोटो ले सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, वो बाइंडिंग है सबके ऊपर। अच्छा, अभी चीफ जस्टिस सोमोटो ले सकते हैं ना, उसके 3 तरीके हैं। एक तो चीफ जस्टिस ने न्यूज़पेपर वो पढ़ लिया, न्यूज वगैरह, और उसको अंदाजा हो गया कि फलां इशू है, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर सोमोटो ले लिया, खुद नोटिस ले लिया। एक तरीका ये है कि चीफ जस्टिस खुद उस पे नोटिस ले, किसी न्यूज में पढ़ लिया या कोई किसी ने बता दिया उसको, एक ये तरीका है। एक तरीका ये है कि कोई एप्लीकेशन दे दे उसको थ्रू रजिस्ट्रार ना, एक एप्लीकेशन दे दे कि ये इशू है और इस पे सोमोटो लेना चाहिए, आज खुद नोटिस लेना चाहिए, और चीफ जस्टिस उस पे फिर एक्शन ले। एक ये तरीका भी है। एप्लीकेशन दे दे अग्रीव्ड पार्टी, जो विक्टिम पार्टी है, मिसाल के तौर पर मैं अभी विक्टिम पार्टी हूँ, अग्रीव्ड पार्टी हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे कोई नुकसान पहुंचा है, तो मैं क्या करूं? मैं उस पे एक्शन, मैं एप्लीकेशन दे दूं और चीफ जस्टिस उस पे एक्शन दे। सो आई एम द अग्रीव्ड पार्टी, आई एम द विक्टिम पार्टी। विक्टिम पार्टी के कहने पे भी सोमोटो ले सकते हैं, और थर्ड पार्टी के कहने पे भी, मिसाल के तौर पर नुकसान मुझे पहुंचा है और आप में से कोई एक बंदा, मिसाल के तौर पर मारूख, या मेरे सामने जो नाम नजर आ रहे हैं, एक क्या है उसका नाम, काशान है, क्या नाम, मिसाल के तौर पर काशान चला गया, नुकसान मुझे पहुंचा है और उसने एप्लीकेशन दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर एक्शन ले, तो चीफ जस्टिस खुद भी ले सकता है अग्रीव्ड पार्टी के कहने पे भी, और थर्ड पार्टी के कहने पे भी चीफ जस्टिस सोमोटो ले सकता है। ये सोमोटो समझ आ गया आप लोगों को? इज इट क्लियर? पहले आपको डिस्ट्रिक्ट नीचे लोअर कोर्ट्स में जाना होगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेता है
वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व करते हैं। ये तो हो गया सोमोटो। अभी आप बताएं मुझे कि सोमोटो के पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस क्या है, इसके मुस्बत फवायद क्या है, एडवांटेजेस क्या है। बिल्कुल, हाँ, राना उसामा, इसको आपने हेडिंग में इस तरह लिखना है कि प्रोटेक्ट्स या सिक्योर्स फंडामेंटल राइट्स। हाँ, इसको यूं लिखे, कीप्स checks and balances on executive, keeps checks and balances on executive, फिर ठीक हो जाए। गुड, शाबाश। और आप क्या लिखेंगे, ये आपने खुद लिखना है, समझाना मैंने है, आपने खुद लिखना है भी। हाँ, साथ इसको लिखे, resolves issue of फंडामेंटल राइट्स इशू नहीं होता ना, प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट होता है। रिजॉल्व इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यू लिखो, रिजॉल्व इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इस तरह लिखो। और शाबाश, मुझे सिर्फ हेडिंग्स बताते जाए, कम से कम एटलीस्ट 30 हेडिंग्स बताएं मुझे, 30 हेडिंग्स इस पे आप लिख सकते कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो के जरिए क्या क्या कर सकता है। शाबाश। हाँ, मैनिफेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बेस्ट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट, गुड, शाबाश। या इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। पॉइंट्स मुझे बताते जाएं, मुझे पॉइंट्स बताते जाएं ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप लिख सकते हैं। मैं अभी आपके हेडिंग्स देख रहा हूं। हाँ, आप इसको आमिना, इसको यूं लिखे, प्रिवेल्स डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, या प्रोवाइड्स, यूं लिखो ना, प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस। सोमोटो से स्पीडी जस्टिस मिलेगा ना। आप लिखे वो जरताब, ये उसमें आ जाएगा, स्पीडी जस्टिस में भी ये पॉइंट आपका आ जाएगा, ऐसे अच्छा पॉइंट है। शाबाश। इस पे आप, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं, इस पे आप 50 हेडिंग्स बना सकते हैं, 50 हेडिंग्स, लेकिन आप मुझे सिर्फ 20 बता दें। आप सिर्फ मुझे 20 बता दें। Quick addressal of grave issues concerning the state, ठीक है।
addresses issues of public importance, वही है. Motivate public to highlight violation of fundamental rights. ठीक है. आप लिखे ना increases public trust on judiciary, तो ठीक हो जाएगा साथ. Increases public trust on judiciary. Affirmation of hope in judicial proceedings. Hope, उम्मीद है. इसको आप कैसे इसके ऊपर पैराग्राफ लिखेंगे? पागल. अच्छा पॉइंट है, मैं डिस्करेज नहीं करता, और पॉइंट्स बताते जाएं. शाबाश. ट्रस्ट इन जुडिशियल, ठीक है, तो इंक्रीज इज पब्लिक ट्रस्ट ना. और नहीं लिख सकते क्या? इफेक्टिव टूल इन पब्लिक. डेमोक्रेसी के बारे में बता दे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दे, फेडरेशन के बारे में बता दे, इकोनॉमी के बारे में बता दे, सोशल इश्यूज के बारे में बता दे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में बता दे, रूल ऑफ लॉ के बारे में बता दे, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के बारे में बता दे. शाबाश. इसको ऐड कर दे ये यमुना राणा को. हाँ, करप्शन का लफ्ज नहीं लिखना है राणा, इसको आप पॉजिटिव लफ्ज में लिखें. पॉजिटिव वर्ड कौन सा होगा? शाबाश. पॉजिटिव वर्ड कौन सा होगा इसकी जगह, करप्शन की जगह? पॉइंट आपका ठीक है, मैं चाहता हूं आप पॉजिटिव राइटिंग करें. एग्जामिनर आपसे पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म आपसे एक्सपेक्ट करना चाहते, इस तरह के अल्फाज नहीं. अच्छा, ऐड करने का ना, अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप आ गया, याद आ गया सब. मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? शाबाश. करप्शन को पॉजिटिव वर्ड में कैसे लिखेंगे? ये जो मैंने पॉइंट्स बता दिए इतने, इसको बनाए ना, इसका हेडिंग्स बनाए. शाबाश. मैंने तो हेडिंग आपको एक हिंट दे दिया ना. नहीं, इसको उल्टा कर दे, उल्टा. इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है. हाँ, तो ये फंडामेंटल राइट्स में आ गया ना. इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है. दिस इज ट्रांसपेरेंसी के साथ एक दूसरा लफ्ज भी है साथ. शाबाश. इसके साथ एक दूसरा लफ्ज भी है. डिवाइस. हाँ, तरोड़. अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी के बारे में बता दे. अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, आप लोग
ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर रहे? शाबाश। ये तो फर्स्ट वर्क, अभी तो हमारा काम शुरू हो गया, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपसे पूछूंगा अभी क्वेश्चंस, आपने मुझे जवाब देना। हाँ राना, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इसके अंदर करप्शन खुद ब खुद आ जाएगा। आप लिखे enhances accountability and transparency, इकोनॉमिक डिसीशंस, क्या मतलब हो, क्या इकोनॉमिक डिसीशंस कोई नहीं ले रहा, इसका क्या मतलब है? ये जो आपने हेडिंग्स बनाए, बानिया शाहिद, इसका क्या मतलब हो गया? आप क्या कहना चाहती है? अपने एक हेडिंग में एग्जामिनर को कैसे आप अपना मैसेज कन्वे करेंगे, कैसा आप हेडिंग बनाएंगे? शाबाश। इसके साथ कोई वर्ब लगाना होगा, तब आपका मैसेज कन्वे होगा एग्जामिनर को। वही टाइमली एक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम सोशल इश्यूज में नहीं आएगा। सोशल इश्यूज, इकोनॉमी पे बहुत अच्छा हेडिंग है, शाबाश। आप लिखे हेल्प्स इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, गुड। स्ट्रेंथन्स रूल ऑफ लॉ, इंश्योर, अच्छा एक दफा एक लफ्ज यूज किया राना, दूसरी दफा देखिए अब ये सारे इंश्योर इंश्योर लिखते हैं, एक दफा एक लफ्ज यूज किया दोबारा यूज नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथन्स रूल ऑफ लॉ, मारुख, इसको लेके आप लिखे पेव्स वे फॉर लिबर्टी ऑफ पीपल और फ्रीडम ऑफ द पीपल, इस तरह लिखे ना। गारंटीज, गुड, शाबाश। गारंटीज द फ्रीडम ऑफ पीपल, ठीक है। स्ट्रेंथन्स, डेमोक्रेसी की जगह हमेशा लफ्ज यूज करे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, शाबाश। स्ट्रेंथन्स डेमो, ये भी ठीक है, बेस्ट है। हाँ, और स्ट्रेंथन लफ्ज कभी कई दफा आप लोगों ने यूज किया, एक दफा यूज होना चाहिए एक लफ्ज। और increases economic growth, secures the survival of states, secures, या आप लिखे फेडरेशन, strengthens फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। कितने हेडिंग्स लिखे आप लोगों ने, हर एक ने? propagates a good image of, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छा। propagates गुड इमेज ऑफ पाकिस्तान, तो वो आपका मैसेज आ गया उसमें हेडिंग में। जी जी पूछे, शाबाश। मैं इस क्वेश्चन को खत्म कर रहा हूं।
रिफ्लेक्ट्स पार्लियामेंट्री सुप्रीमेटी, रिफ्लेक्ट तो नहीं, फिर इसमें आपका स्टेटमेंट थोड़ा सा इसमें फर्क आ गया। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा वर्ब दूसरा यूज करें। पावर में हम उसकी तरफ आएंगे ना, हम उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन हम जस्ट उसकी एडवांटेजेस तो पढ़ लें ना। encourages other, you are right, good point, बहुत अच्छा point, encourages other courts to take right decisions, शाबाश। कितने हेडिंग्स लिख लिया आप लोगों ने, इसके ऊपर कितने पैराग्राफ लिख सकते हैं आप? कितने हेडिंग्स लिखे, जल्दी बताएं। शाबाश, मैं नमाज का ब्रेक दे रहा हूं। हाँ, 10, 12, 15 जो भी है। कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है आप लोगों की, कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है कि कैसे हेडिंग्स लिखना होंगे, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। देखिए आर्टिकल 184(3) पे क्वेश्चन है मिसाल के तौर पर, तो आपको ये चीजें समझना चाहिए। एक आर्टिकल होगा और उसके ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नमाज का ब्रेक ले हम कि नहीं? मैं तो ऑलरेडी आधा घंटा आप लोगों का वेस्ट हो चुका है वैसे। लेकिन मैंने दूसरे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। अच्छा ये मैं बता दूं, ब्रेक ले रहे हैं नमाज का 15 मिनट्स का। अच्छा, आई विल बी बैक एट 7:57 इंशाल्लाह मैं दोबारा आ रहा हूँ और जल्दी नमाज। आज हमने क्या डिस्कस किया? एक तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, फंक्शंस और उसकी जुरिस्डिक्शन, और फिर सोमोटो डिस्कस किया। अभी क्वेश्चन लेके दूसरा क्वेश्चन, शाबाश। व्हाट इज सोमोटो? सॉरी, 2-3 चीजें आपको और भी बता दूं, इसको सोमोटो के साथ नोट कर लेना। ये जो सोमोटो पावर्स है ना, ये आर्टिकल 184(3) में है। आर्टिकल 184(3), इसी को जुडिशियल रिव्यू पावर्स भी कहते हैं। अनेबल टू हेयर, देख ले यार मेरा इशू है अगेन, या आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हम ना आपके माइक में कोई इशू है। अच्छा, मुझे ब्लेम न करें, ठीक है? अच्छा, सो क्या बता रहे थे? इसको जुडिशियल रिव्यू पावर्स भी कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू पावर्स। जुडिशियल रिव्यू पावर, उसमें फिर डिबेट है। हाँ, इसको जुडिशियल रिव्यू पावर्स भी कहते हैं, इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं, और आर्टिकल 184 भी कहते हैं। हाँ, आर्टिकल 184, ये चारों नाम। तो क्वेश्चन जिस पे भी आया, जुडिशियल रिव्यू पे आया, आर्टिकल 184 पे आया, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे आया, आप लोगों ने घबराना नहीं। आप लोगों ने घबराना नहीं है, सेम मतलब है इसका। जुडिशियल रिव्यू का ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट, वैसे जुडिशियल रिव्यू दो उसमें होना चाहिए। एक तो लेजिस्लेटिव एक्शंस पे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो, लेजिस्लेटिव एक्शंस, कोई कानून पास हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट उस पे रिव्यू कर सकता है, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। या एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करे, एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी को मिसयूज, उसकी रिव्यू कर सकता है।
इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू पावर्स। तो क्वेश्चन जिस पे भी आ जाए, सोमोटो, जुडिशियल रिव्यू और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन या आर्टिकल 184, सबका मतलब एक ही है। अच्छा अभी व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, लिख ले शाबाश। व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म? जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? What are the negative implications of judicial activism? What are the negative implications of judicial activism? How judicial activism be curtailed? How judicial activism be curtailed? जुडिशियल एक्टिविज्म को हम कैसे रोक सकते हैं? What is judicial activism? What are the negative implications of? अच्छा, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है डियर स्टूडेंट्स? अभी the excessive use of somoto powers, लिख लें। The excessive use of somoto powers. The excessive use of somoto powers is called judicial activism. लिख लिया आप लोगों ने? The excessive use of somoto powers या the excessive use of judicial review powers is called judicial activism. या दूसरा डिफिनेशन लेके, the preparedness of judiciary of